गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 8वीं का अगला लेसन देखने जा रहे हैं जिसका नाम है स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इसके लेखक है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी। परिचय। जन्म 1856 दापोली रत्नागिरी महाराष्ट्र। मृत्यु 1920 मुंबई महाराष्ट्र। परिचय। बाल गंगाधर तिलक जी एक शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता एवं प्रसिद्ध वकील थे। आप देश के पहले ऐसे स्वतंत्र सेनानी रहे जिन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग करके अंग्रेजों के मन में खौफ पैदा कर दिया था, यानी डर पैदा कर दिया था। जन समाज में ने आपको लोकमान्य की उपाधि दी। प्रमुख कृतियाँ: गीता रहस्य, वेदकाल का निर्णय, आर्यों का मूल निवास स्थान, वेदों का काल, निर्णय और वेदांग ज्योतिष आदि। गद्य संबंधी। प्रस्तुत भाषण में तिलक जी ने स्वराज्य के अधिकार को आत्मा की तरह अजर अमर बताया है। यहाँ तिलक जी ने राजनीति, धर्म, स्वशासन आदि का विस्तृत विवेचन किया है। प्रस्तुत पाठ के से स्वराज्य के प्रति तिलक जी की अटूट प्रतिबद्धता दिखाई पड़ती है। इनका कालखंड हम अगर देखते हैं तो इनका कालखंड जो है वो हमारे स्वतंत्रता पूर्व कालखंड है, वो हमारे समझ में आ जाता है। हमने कई बार लोकमान्य तिलक जी की महती सुनी है कि उन्होंने क्या किया है, अपने देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए कई सारे प्रयत्न उन्होंने किए हैं। इन प्रयत्नों में उन्होंने संपूर्ण जो हमारा स्वराज्य है उसकी मांग उन्होंने की थी। यहाँ पर लोकमान्य तिलक जी का भाषण जो है वो हमें यहाँ पर दिया गया है। क्या है वो अभी हम देखेंगे। मैं यदि शरीर से बूढ़ा किंतु उत्साह में जवान हूँ। मैं यद्यपि यानी चाहे मैं शरीर से बूढ़ा क्यों ना हो गया हूँ किंतु उत्साह में जवान हूँ, यानी मेरा शरीर भले ही बूढ़ा हो गया है लेकिन उत्साह मेरे मन में एक जवान पर्सन जैसे है वैसा ही है। हम कई बार देखते हैं हमारे आजू बाजू में, लगता नहीं है उनका एज इतना है क्योंकि उतनी स्फूर्ति से वो काम करते रहते हैं। उसी तरह ये जो तिलक जी है वो भाषण में कह रहे हैं कि भले ही मैं शरीर से बूढ़ा क्यों ना हुआ हूँ लेकिन जो उत्साह है काम करने का उस उत्साह में जवान हूँ। मैं युवा अवस्था के इस विशेषाधिकार को छोड़ना नहीं चाहता। युवा अवस्था जो होती है उस युवा अवस्था की ये जो विशेषाधिकार होता है उसे वह छोड़ना नहीं चाहते। उत्साह का अधिकार को वो छोड़ना नहीं चाहते। अपनी विचार शक्ति को सबल बनाने से इनकार करना यह स्वीकार करने के समान होगा कि मुझे इस प्रस्ताव पर बोलने का कोई अधिकार नहीं। अपनी विचार शक्ति को सबल बनाने से इनकार करना, अपनी जो विचार शक्ति है उस विचार शक्ति को सबल बनाने से इनकार करना, मना कर देना, यह स्वीकार करने के समान होगा, यानी ये मान लेने के समान होगा कि मुझे इस प्रस्ताव पर बोलने का कोई अधिकार नहीं। जो प्रस्ताव वहाँ पर दिया गया है उस प्रस्ताव पर बोलने का उन्हें कोई भी अधिकार नहीं है, ऐसा वो यहाँ पर कहते हैं। सबल का मतलब होता है बलवती, युवा यानी क्या, जवान। ठीक है। अब मैं जो कुछ बोलने जा रहा हूँ वह चिर युवा है। शरीर बूढ़ा जर्जर हो सकता है और नष्ट भी हो सकता है परंतु आत्मा अमर है। उन्होंने क्या कहा है, अब मैं जो भी कुछ बोलने जा रहा हूँ यानी वो जो भी कुछ बोलने जा रहे हैं वह चिर युवा है। वो कैसे है, चिर युवा है। युवा यानी जवान, हमेशा जवान रहने वाले है। शरीर बूढ़ा जर्जर हो सकता है। जर्जर यानी क्या कि कमज़ोर। शरीर क्या होता है, बूढ़ा हो जाता है। जर्जर यानी कमज़ोर। हम देखते हैं कि जैसे जैसे उम्र बीतती जाती है वैसे वैसे क्या होता है, हमारा शरीर बूढ़ा होते जाता है। हम जैसे जवानी में दिखते हैं वैसे ही जैसे समझो आप लोग 4th 5th स्टैंडर्ड में दिखते थे वैसे अभी दिखते हो क्या, नहीं। आप तो दिखने में थोड़े बदल गए हो, थोड़े दिनों बाद फिर से आप में बदला होगा। यानी ऐसा करते करते व्यक्ति क्या होता है, जवान होता है। जवान होते के बाद धीरे 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 उसका बुढ़ापे की ओर वो झुकने लगता है। और जैसे बुढ़ापा हो जाता है तो हमारी जो शरीर है वो एक प्रकार से थक जाता है, वो जर्जर यानी क्या कमज़ोर हो जाता है। तो यहाँ पर वो लोकमान्य जी बता रहे हैं कि शरीर बूढ़ा जर्जर हो सकता है और नष्ट भी हो सकता है। शरीर क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, परंतु आत्मा अमर है। लेकिन हमारी आत्मा जो है वो अमर होती है।
ठीक है, ऐसा उन्होंने यहाँ पर हमें बतलाया है। और ये सच्ची बात है कि शरीर नष्ट भी हो जाए लेकिन हमारी आत्मा कैसे होती है, अमर होती है। उसी प्रकार हमारी होमरूल गतिविधियों में भले ही सुस्ती दिखाई दे, उसके पीछे छिपी भावना अमर एवं अविनाशी है। होम रूल यानी एक ऐतिहासिक आंदोलन जो था उसे होम रूल कहा गया है। एक ऐतिहासिक आंदोलन ये है। तो ये होम रूल गतिविधियों में भले ही सुस्ती दिखाई दे, यानी सुस्ती है ऐसा वो दिखाई दे, उसके पीछे छिपी भावना अमर एवं अविनाशी है। लेकिन उस आंदोलन के पीछे छिपी हुई भावना कैसी है, अमर है एवं अविनाशी, यानी जिसका कभी भी विनाश न हो, ऐसी वो है। वही हमें स्वतंत्रता दिलाएगी। ये जो भावना है उसके पीछे छिपी हुई, वही क्या करेगी, हमें स्वतंत्रता दिलाने में सहायक होगी। आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा ही क्या है, परमात्मा है। मन को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक वह ईश्वर से एकाकार न हो जाए। वो आगे कहते हैं कि हमारे मन को तब तक शांति नहीं मिल सकती जब तक वो ईश्वर से एकाकार यानी एक होने की दशा, एक ही आकृति का ऐसे न हो जाए, तब तक हमारे मन को शांति नहीं मिल सकेगी। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। जब तक वह मेरे भीतर जागृत है, मैं बूढ़ा नहीं हूँ। वो क्या कहते हैं, स्वराज्य जो है वो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यानी जन्म से लेकर आया हुआ ये अधिकार है। तो ये जो अधिकार है जब तक मेरे भीतर जागृत है, या जब तक मेरे भीतर मेरे अंग जागृत है, जागृत यानी जगा हुआ है, मैं बूढ़ा नहीं हूँ। जब तक ये स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये जो भावना मेरे अंदर है, जागी हुई है, तब तक मैं बूढ़ा नहीं हूँ। कोई हथियार इस भावना को काट नहीं सकता। अभी ये जो भावना है स्वराज्य के प्रति, वो क्या यहाँ पर बता रहे हैं कि उनकी जो ये भावना है स्वराज्य के प्रति, उस भावनाओं को कोई भी काट नहीं सकता। कोई आग से जला नहीं कोई आग जो है इस भावना को जला नहीं सकती। कोई जल से भिगो नहीं सकता। कोई हवा से इसे सुखा नहीं सकती। मैं उससे भी आगे बढ़कर कहूँगा कि कोई सीआईडी पुलिस इसे पकड़ नहीं सकती। वो क्या कहते हैं, ये जो हमारे मन में जो भावनाएं हैं उसे कोई हथियार काट नहीं सकता, कोई आग इसे जला नहीं सकती, कोई जल इसे भिगो नहीं सकता, कोई हवा इसे सुखा नहीं सकती, यानी कोई भी इसका हमारी भावनाओं का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। उसके आगे बढ़कर वो कहना चाहते हैं कि कोई सीआईडी पुलिस इसे पकड़ नहीं सकती, हमारी भावनाओं को पकड़ नहीं सकती। मैं इसी सिद्धांत की घोषणा पुलिस अधीक्षक जो मेरे सामने बैठे हैं के सामने भी करता हूँ। यानी ये जो सिद्धांत है उनका, इस सिद्धांत की घोषणा जो है वो वहाँ पर जो जमे हुए पुलिस अधीक्षक है जो उनके सामने बैठे हैं के सामने भी करता हूँ, कलेक्टर के सामने भी, जिन्हें इस सभा में आमंत्रित किया गया था, और आशुलिपि लेखक यानी क्या कि संकेत लिपि। आशुलिपि यानी क्या, संकेत लिपि, जिसे शॉर्ट हैंड भी कहा जाता है। ठीक है, आशुलिपि लेखक जो हमारे भाषण के नोट्स लेने में व्यस्त है यानी क्या, किसी काम में लगा हुआ है, के सामने भी, यानी ये जो घोषणा है अपने सिद्धांत की घोषणा उन्होंने किनके सामने की है, तो पुलिस अधीक्षक जो है उनके सामने बैठे हुए, कलेक्टर जो के सामने किया है, और जिन्हें सभा में आमंत्रित किया गया है, आशुलिपि लेखक यानी क्या, संकेत लिपि शॉर्ट हैंड वाले जो है उनके सामने। और वो कैसे है कि नोट्स लिखने में व्यस्त है, क्या बोल रहे हैं वो लिखने में व्यस्त है। इन सभी के सामने वो ये जो सिद्धांत है उसकी घोषणा करना चाहते हैं। हम स्वशासन चाहते हैं, हमें मिलना ही चाहिए। क्या है उनका स्वशासन, यानी स्वयं शासन करने का पूरा अधिकार। स्वशासन यानी क्या, स्वयं शासन करने का पूरा अधिकार। हम क्या चाहते हैं, स्वयं शासन, क्योंकि हमारे देश पर किसका शासन था, अंग्रेज़ों का। तो यहाँ पर इस ये जो उनका भाषण है उसमें वो उन्होंने क्या बताया कि हम स्वशासन यानी स्वयं शासन करने का पूरा अधिकार जो है वो हम चाहते हैं, और वो हमें मिलना ही चाहिए। जिस विज्ञान की परिणति स्वशासन में होती है वही राजनीति विज्ञान है, न कि जिसकी परिणति दास्ता में हो। जिस विज्ञान की, अभी वो आगे बढ़ता रहे कि परिणति यानी क्या, पुष्टि, परिणति यानी क्या, पुष्टि स्वशासन में होती है, वही राजनीति विज्ञान है।
न कि जिसकी परिणति दास्ता में हो, जिसकी परिणति दास्ता में हो, दास्ता में यानी क्या, गुलामी में हो, वह सही राजनीति का विज्ञान नहीं है। राजनीति का विज्ञान इस देश के वेद है। राजनीति का विज्ञान जो है वो क्या है, इस देश के क्या है, वेद है। इतना श्रेष्ठ दर्जा उन्होंने दिया है। आपके पास एक आत्मा है और मैं केवल उसे जगाना चाहता हूँ। हम हर एक व्यक्ति के पास क्या होती है, आत्मा हमारे अंदर होती है, और वो क्या कहते हैं कि हम केवल उसे जगाना चाहता हूँ। देखो, अगर इन क्रांतिकारियों लोगों ने, जैसे लोकमान्य तिलक है, गांधी जी है, सुभाष चंद्र बोस है, चंद्रशेखर आज़ाद है, ऐसे लोगों ने अगर कुछ कार्य नहीं किए होते, उन्होंने अगर लोगों को जागृत नहीं किया होता, तो आज हम स्वतंत्रता मिल सकती क्या, नहीं, आज भी हम गुलामी में होते। लेकिन ये जो लोग हैं, जो क्रांतिकारी लोग हैं, इस देश पर बलिदान होने वाले लोग हैं, उन्होंने क्या किया है कि लोगों की जो आत्माएं हैं उसे जगाया है, लोगों के मन में अपने स्वदेश के प्रति प्रेम जगाया है। यहाँ पर लोकमान्य जी यही करना चाहते हैं कि आपके पास एक आत्मा है और मैं उसे जगाना चाहता हूँ। मैं उस पर्दे को हटा देना चाहता हूँ जिसे अज्ञानी, कुचक्री और स्वार्थी लोगों ने आपकी आंखों पर डाल दिया है। वो कहते कि मैं ऐसे पर्दे को हटाना चाहता हूँ कि जो अज्ञानी, अज्ञानी यानी क्या, मूर्ख, कुचक्री यानी क्या, दूसरों को बुरी राय देने वाला, कुचक्री यानी क्या, दूसरों को बुरी राय देने वाला, और स्वार्थी लोगों ने आपकी आंखों पर जो पर्दा डाला हुआ है, उस पर्दे को मैं हटाना चाहता हूँ। देखो बच्चों, यहाँ पर आंखों से पर्दा हटाना यानी वास्तविकता से अवगत कराना, यह होता है। राजनीति के विज्ञान के दो भाग है, पहला दैवी और दूसरा राक्षसी। राजनीति का जो विज्ञान है उसके दो भाग है, पहला भाग कौन सा है, दैवी, और दूसरा राक्षसी। एक राष्ट्र की दास्ता दूसरे भाग में आती है, एक राष्ट्र की दास्ता यानी गुलामी दूसरे भाग में यानी राक्षसी भाग में आती है। राजनीति विज्ञान के राक्षसी भाग का कोई नैतिक औचित्य नहीं हो सकता। नैतिक यानी क्या, नीति संबंधी, और औचित्य यानी उपयुक्तता, उचित होने की अवस्था नहीं हो सकती। एक राष्ट्र जो उसे उचित ठहराता है ईश्वर की दृष्टि में पाप का भागी है। यानी जिस राष्ट्र को हम दूसरे राष्ट्र पर गुलामी कर रहे हैं वो सही है ऐसा लग रहा है, और उन लोगों को भी लग रहा है कि ये सही जा रहा है, तो वो क्या है, वो पाप का भागी है। कुछ लोगों में उस बात को बताने का साहस होता है जो उनके लिए हानिकारक है, और कुछ लोगों में यह साहस नहीं होता। कुछ लोगों में ये जो बात है बताने की, उसका साहस यानी क्या, हिम्मत होती है, और कुछ लोगों में जो उनके लिए हानिकारक, और कुछ लोगों में यह साहस नहीं होता। लोगों को इस सिद्धांत के ज्ञान से अवगत कराना चाहता हूँ कि राजनीति और धर्म शिक्षा का एक अंग है। लोगों को अभी वो क्या कह रहे हैं कि लोगों को मैं ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत से अवगत कराना चाहता हूँ, यानी ये जानकारी उन्हें देना चाहता हूँ कि राजनीति और धर्म शिक्षा का एक अंग है। धार्मिक और राजनीतिक शिक्षाएं भिन्न नहीं हैं, यद्यपि विदेशी शासन के कारण वे ऐसे प्रतीत होती है। धार्मिक और राजनीतिक शिक्षाएं कैसी है, भिन्न यानी अलग नहीं है। वो विदेशी शासन के कारण यानी अंग्रेज़ों का जो हमारे ऊपर शासन है, राज्य है, उसके कारण वो ऐसे प्रतीत होती है यानी जानी हुई लगती है। राजनीति के विज्ञान में सभी दर्शन समाये हैं। राजनीति का जो विज्ञान है उस विज्ञान में सभी दर्शन जो क्या है वो समाये हुए हैं। इंग्लैंड भारत की सहायता से बेल्जियम जैसे छोटे से देश को संरक्षण देने का प्रयास कर रहा है। अभी देखो उन्होंने क्या कहा है यहाँ पर कि इंग्लैंड जो है वो भारत की सहायता से यानी भारतीय लोगों की सहायता से बेल्जियम जैसे छोटे से देश को संरक्षण देने का यानी देखरेख देने का प्रयास कर रहा है। फिर वह ऐसे कह सकता है कि हमें स्वशासन नहीं मिलना चाहिए। अगर हमारी मदद से जो इंग्लैंड है वो हमारे पर राज्य कर रहा है और हमारी मदद लेकर बेल्जियम जैसे छोटा जो देश है उस देश को संरक्षण देने का प्रयास कर रहा है, फिर वो कैसे कह सकते हैं कि हमें स्वशासन नहीं मिलना चाहिए। जो हम हमें दोष देखते हैं वे लोभी प्रकृति के लोग हैं, परंतु ऐसे भी लोग हैं जो परम कृपालु ईश्वर में भी दोष देखते हैं। जो हमें दोष देखते हैं कि ये लोग ठीक से
नहीं कर पाएंगे, स्वशासन नहीं चला पाएंगे। जो दोष देखते हैं वे लोभी प्रकृति के लोग हैं। लोभी यानी क्या कि अपना स्वार्थ देखने वाले ऐसे प्रकृति के वो लोग हैं। परंतु ऐसे भी लोग हैं जो परम कृपालु ईश्वर में भी दोष देखते हैं। लेकिन सिर्फ ऐसे ही नहीं है, तो कई लोग ऐसे हैं कि जो भगवान में भी दोष देखते रहते हैं। हमें किसी बात की परवाह किए बिना अपने राष्ट्र की आत्मा की रक्षा करने के लिए कठोर प्रयास करने चाहिए। अभी यहाँ पर वो बता रहे हैं, लोगों को संबोधित कर रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं कि हमें किसी भी बात की परवाह नहीं करनी चाहिए और ऐसे किए बिना अपने राष्ट्र की आत्मा की रक्षा करने के लिए कठोर प्रयत्न करने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कठोर प्रयत्न हमें क्या करने चाहिए, जिससे क्या होगा कि हमारे राष्ट्र की आत्मा की रक्षा हम कर सकेंगे। अपने उस जन्मसिद्ध अधिकार की रक्षा में ही हमारे देश का हित छिपा हुआ है। अपना जो जन्मसिद्ध अधिकार है, क्या स्वतंत्रता करना, स्वयं का शासन स्वयं चलाना, स्वतंत्रता में जीना, ये जो जन्मसिद्ध हमारा अधिकार है, उस अधिकार की रक्षा में ही हमारे देश का हित छुपा हुआ है। हित छुपा हुआ है यानी क्या, भला छिपा हुआ है। कांग्रेस ने स्वशासन का यह प्रस्ताव पास कर दिया है। कांग्रेस जो समिति थी उसने क्या किया है कि स्वशासन का ये जो प्रस्ताव है उस प्रस्ताव को पास कर दिया है। प्रांतीय सम्मेलन कांग्रेस की ही देन है जो उसके आदेशों का पालन करता है। इस प्रस्ताव को लागू कराने हेतु कार्य करने के लिए हम कृत संकल्प है। कृत संकल्प यानी दृढ़ निश्चयी है। चाहे ऐसे प्रयास हमें मरुभूमि में ही ले जाए। मरुभूमि यानी क्या, बिना पेड़ पौधों का जल विरहित बालू का विस्तार, रेगिस्तान, उसे क्या कहा जाता है, मरुभूमि यानी क्या, बिना पेड़ पौधों का जल रहित बालू का विस्तार, रेगिस्तान, ऐसे भी उसे कहा जाता है। चाहे हमें अज्ञातवास में रहना पड़े, चाहे हमें अज्ञातवास यानी गुप्त वास करके रहना, चाहे हमें कितने ही कष्ट उठाने पड़े या अंत में चाहे जान ही गंवानी पड़े। यानी उन्होंने क्या किया है कि अपने स्वराज्य, अपना जो जन्मसिद्ध अधिकार है स्वशासन का, उसकी रक्षा करने के लिए और ये प्रस्ताव जो है वो लागू करने के लिए, स्वशासन का प्रस्ताव जो है लागू करने के लिए हम कृत संकल्प है यानी दृढ़ निश्चयी है कि हमें हमारा स्वराज्य चाहिए यानी चाहिए। और इस प्रस्ताव चाहे इस प्रयास में हमें यानी ये स्वराज्य प्राप्त करने के लिए हमें रेगिस्तान में ही चले जाए, अज्ञातवास में हमें रहना पड़े यानी गुप्त तरीके से हमें रहना पड़े, या फिर चाहे कई सारे कष्ट उठाने पड़े अंत में, या फिर अंत में हमें अपने प्राण ही क्यों ना देने पड़े, फिर भी हम यह करेंगे। श्री रामचंद्र ने ऐसा किया था। उस प्रस्ताव को केवल तालियां बजाकर पास न कराए बल्कि इस प्रतिज्ञा के साथ कराए कि आप उसके लिए काम करेंगे। ये उस प्रस्ताव को केवल तालियां बजाकर पास न करवाए यानी सिर्फ तालियां बजा दिया, प्रस्ताव पास किया गया, इतना ही नहीं, बल्कि इस प्रतिज्ञा के साथ कराए कि आप उसके लिए काम करेंगे। यानी जितने भी लोग वहां पर उपस्थित हैं वो सारे लोग इस प्रस्ताव को सफल बनाने के लिए काम करेंगे। हम सभी संभव संवैधानिक और विधि सम्मत तरीकों से स्वशासन की प्राप्ति करने के लिए कार्य करेंगे। हम सभी संभव संवैधानिक जो है, संवैधानिक यानी संविधान से संबंधित और विधि सम्मत यानी विधि के अनुसार तरीकों से स्वशासन की प्राप्ति के लिए कार्य करेंगे। स्वशासन हम क्या करेंगे, संविधान से संबंधित विधि के अनुसार जो भी नियम है उन नियमों से स्वशासन के लिए क्या करेंगे, प्राप्त करने के लिए कार्य करेंगे। जॉर्ज ने खुलकर स्वीकार किया है कि भारत के सहयोग बिना इंग्लैंड अब चल नहीं सकता। जॉर्ज जो थे ब्रिटेन के अधिकारी, उन्होंने खुलकर ये बात को स्वीकार किया है यानी मान लिया है कि भारत के सहयोग के बिना, भारत के मदद के बिना इंग्लैंड अब चल नहीं सकता। 5000 वर्ष पुराने एक राष्ट्र के बारे में सारी धारणाएं बदलनी होंगी। 5000 वर्ष पुराना जो हमारा ये जो राष्ट्र है, उस राष्ट्र के बारे में सारी जो हमारी धारणाएं हैं वो उन धारणाओं को हमें बदलना होगा।
फ्रांसीसी रणभूमि में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश सैनिकों की जान बचाकर अपनी बहादुरी का परिचय दिया है। फ्रांसीसी जो रणभूमि थी, उस रणभूमि में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश जो सैनिक है उन सैनिकों की जान बचाकर अपनी बहादुरी का परिचय दिया है कि हम भी बहादुर हैं। हमें उन्हें बता देना चाहिए कि हम 30 करोड़ भारतीय साम्राज्य के लिए अपनी जान भी देने को तैयार है। और हमें उन्हें बता देना चाहिए, ये जो हमारे ऊपर राज्य कर रहे हैं, हमें उन्हें बता देना चाहिए कि हम 30 करोड़ भारतीय हैं, साम्राज्य के लिए, हमारा जो साम्राज्य है उस साम्राज्य के लिए अपनी जान भी देने को तैयार है। यानी अगर ज़रूरत पड़े तो हम क्या करेंगे, अपनी जान भी यहाँ पर दे सकते हैं। यहाँ पर जो भाषण है उस भाषण में लोकमान्य जी ने लोगों को संबोधित किया है, स्वराज्य के प्रति लोगों को जगाने का उन्होंने प्रयत्न किया है। तो इस पाठ के माध्यम से हमने देखा कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह एक भाषण है और यह भाषण लोकमान्य तिलक जी ने सभी लोगों के सामने दिया है। लोकमान्य तिलक एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने अंग्रेजों से पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी। उनके मतानुसार व्यक्ति को हमेशा उत्साहित रहना चाहिए। उन्हें होम रूल लीग पर भी भरोसा था। उन्हें आशा थी कि होम रूल लीग के माध्यम से भारत को आज़ादी प्राप्त होगी। उनका प्रसिद्ध नारा था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। उन्होंने अपने वक्तव्य में इस नारे पर बल दिया। उन्होंने अपने भाषण के माध्यम से जनता की आत्मा को जगाने का कार्य किया। हमने देखा कि उन्होंने अपने भाषण में स्वशासन पर भी बल दिया है। लोगों को प्रेरित करते हुए उन्होंने कहा कि किसी की परवाह किए बिना प्रत्येक व्यक्ति को अपने राष्ट्र की आत्मा की रक्षा के लिए कठोर प्रयास करने चाहिए। व्यक्ति को प्रांतीय सम्मेलन के आदेशों का पालन करना चाहिए। देश आज़ाद कराने के लिए हम सभी को एक होकर अंग्रेजों के खिलाफ अभियान चलाना होगा, तब जाकर भारत आज़ाद होगा। यह उन्होंने लोगों को जगाने के लिए कहा है। उन्होंने अपने भाषण के माध्यम से लोगों को स्वराज्य का महत्व एवं राजनीति, धर्म, स्वशासन आदि से परिचित कराया है। यह हमने इस पाठ में देखा है। तो इस पाठ से मैंने क्या समझा है, क्या हमारे समझ में आया है इस पाठ के माध्यम से? मनुष्य के जीवन में स्वराज्य, स्वशासन आदि का विशेष महत्व होता है। राष्ट्र की आत्मा की रक्षा करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को कठोर परिश्रम करना चाहिए। आखिर राष्ट्र से बढ़कर अन्य कोई वस्तु नहीं हो सकती। राष्ट्र ही हमारे लिए सबसे महान होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये जो पाठ है वो समझ में आ गया होगा। तो अभी हम क्या करेंगे, हमेशा की तरह जो है वो लेसन का नाम लिखेंगे। लेसन का नाम लिखने के बाद जो है वो हम प्रस्तावना लिखेंगे। पाठ की प्रस्तावना जो है वो लिखेंगे। क्या है हमारे इस पाठ की प्रस्तावना? स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इस पाठ में तिलक जी ने अपने भाषण के माध्यम से लोगों को स्वराज्य का महत्व एवं राजनीतिक, धर्म, स्वशासन आदि से परिचित कराया है। ये जो प्रस्तावना आपके स्क्रीन पर दिख रही है, इस प्रस्तावना को आप लेसन का नाम लेखक का नाम लिखने के बाद लिखने वाले हो। इसके तुरंत बाद आपके स्क्रीन पर शब्दार्थ दिख रहे हैं, उस शब्दार्थ को भी आपको लिख लेना है। ठीक है, शब्दार्थ आप लिख लोगे और शब्दार्थ के बाद नीचे देखो मुहावरा दिया गया है, आँखों से पर्दा हटाना यानी वास्तविकता से अवगत कराना। ये भी आपको लिखना है और उसका वाक्य में प्रयोग करना है। देखो प्रस्तावना के बाद शब्दार्थ के बाद मुहावरा और उसका वाक्य में उपयोग यहाँ पर आपको करना है। इतना हो जाने के बाद पाठ के नीचे आपको क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। सूचना के अनुसार कृतियाँ करो, वो लिखना है। दूसरा टिप्पणी लिखो, कृति पूर्ण करो, उत्तर लिखो। ये आपको क्या करना है, आपके हिंदी क्लास वर्क में लिखना है। उसके बाद भाषा बिंदु है। पांच सहायक और प्रेरणार्थक क्रियाओं का अपने स्वतंत्र वाक्यों में प्रयोग करो। ये भी आपको आपके हिंदी क्लास वर्क में लिखना है। ठीक है, तो ये जो सारा है आपको आपकी हिंदी क्लास वर्क में लिखना है। तो आपका इतना नोटबुक में लिखकर हो जाने के बाद स्वमत पर आधारित मैंने कुछ सवाल आपको यहाँ पर दिए हैं। पहला सवाल है हमारा, स्वराज्य प्रत्येक व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है। कथन के संदर्भ में अपने विचार लिखिए। दूसरा सवाल है, तिलक जैसे कई महान नेताओं के भाषण सुनकर लोगों की आत्मा जागृत हो गई थी।
पर अपने विचार लिखिए। तीसरा सवाल है हमारा, अपने राष्ट्र की आत्मा की रक्षा के लिए सभी को कठोर प्रयास करना चाहिए। कथन के संदर्भ में अपने विचार लिखिए। प्रयास के बिना मानव जीवन सफल नहीं हो सकता, अपने विचार लिखिए। ये जो चारों सवाल दिए हैं, इन चारों सवालों पर आधारित 7 से 8 पंक्तियों तक आपके विचार क्या है वो आपको लिखना है। तो आपको आपकी हिंदी की क्लास वर्क यहाँ पर कंप्लीट करके रखनी है। देखो आपकी जो क्लास वर्क है वो हम लोग मंगवाने वाले हैं करेक्शन के लिए, ठीक है। तो आपका जो टर्म एग्ज़ाम का पोर्शन है वो सारा उसमें लिखा हुआ कंप्लीट होना चाहिए। हमारा सेकंड टर्म का जो पोर्शन है वो सारा आपका नोटबुक में कंप्लीट होना चाहिए। जितने भी मैंने स्वमत अभिव्यक्ति के ऊपर सवाल दिए हैं, जितना भी टेक्स्ट बुक में से मैंने आपको लिखने के लिए कहा है, वो स्वमत पर आधारित अभिव्यक्ति के दिए हुए सवाल, ये सारी बातें जो है आपकी क्लास वर्क में कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो ये लेसन है स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है वो ख़त्म होता है। और अभी भी हमने देखा है कि हम कई बार जो है वो अनुवाद लेखन करते हैं। हमने कई बार अनुवाद देखा है, यानी क्या हिंदी का मराठी में, मराठी का हिंदी में, या हिंदी का इंग्लिश में, ऐसे हम करते हैं। तो अनुवाद लेखन किस प्रकार किया जाता है? तो किसी भी दूसरी भाषा से हिंदी भाषा में अनुवाद करना एक कला है। अनुवाद करते समय इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि जिस वाक्य का अनुवाद करना है उसका पूरा अर्थ स्पष्ट शब्दों में अनुवाद में आ जाए। यानी जिस वाक्य का हम अनुवाद कर रहे हैं उस वाक्य का अनुवाद करते समय उसका पूरा जो अर्थ है वो स्पष्ट शब्दों में अनुवाद करते हुए भाषा में आना चाहिए। सबसे पहले वाक्य को ध्यान से पढ़ना चाहिए, उसका अर्थ समझकर उसका शुद्ध हिंदी में अनुवाद करना चाहिए। अभी यहाँ पर देखो हमें वाक्य दिए गए हैं, निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। वन महोत्सव निमित्ताने आमच्या शाळेत वृक्षदिंडीचा कार्यक्रम आयोजित केला होता। यह मराठी में दिया है। अभी हम हिंदी में कैसे करेंगे? वन महोत्सव के उपलक्ष्य में हमारे विद्यालय ने वृक्ष डिंडी का कार्यक्रम आयोजित किया था। यानी यहाँ पर सारा जो मायना है, जो भी स्पष्ट रूप से पूरा अर्थ जो है वो हमने हिंदी में स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है। आता वैज्ञानिकांनी भूकंपाची शास्त्रीय कारणे शोधून काढली आहेत। अब वैज्ञानिकों ने भूकंप की वैज्ञानिक कारण खोज निकाला है। यहाँ पर कहीं पर भी हमने अर्थ चेंज किया है क्या? नहीं। तो जब हम अनुवाद करते हैं तो जो लैंग्वेज का हम अनुवाद करने वाले हैं उसका पूरा अर्थ अनुवाद किए गए भाषा में होना चाहिए। मत्सरग्रस्त माणसे कोणतेही दुष्कृत्य करण्यास सहजपणे प्रवृत्त होतात। ईर्ष्यालु मनुष्य कोई भी बुरा कार्य करने के लिए आसानी से तैयार हो जाता है। अनेकदा बेकारांच्या बाबतीत विचित्र परिस्थिति उद्भवते। अक्सर बेरोजगार लोगों के बारे में अजीब स्थिति उत्पन्न होती है। यहाँ पर हमने कहीं पर भी जो है हमारा जो है अर्थ जो है वो कहीं पर भी चेंज किया हुआ नहीं है। तो अभी आपको स्वाध्याय के लिए क्या है अनुवाद लेखन में, निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये जो है वो अभी आपको आपकी क्लास वर्क में ही करना है। ऊपर हेडिंग दो अनुवाद लेखन, ठीक है। अनुवाद लेखन लिखने के बाद ये जो वाक्य है आपको 4 दिए गए, इन वाक्यों का आपको क्या करना है हिंदी में। अंधश्रद्धेने आपल्या देशाचा घात केला आहे। प्रत्येक मंगल प्रसंगी वृक्षारोपणाची कल्पना आपण आता स्वीकारली पाहिजे। एक काळ असा होता की स्त्रीचे कार्यक्षेत्र घराच्या आतच होते। हवा व पाणी यांच्या होणाऱ्या प्रदूषणाप्रमाणेच आणखीन एक प्रदूषण आहे, ते म्हणजे ध्वनी प्रदूषण। ये जो सारे चारों वाक्य मराठी में दिए गए हैं, उन मराठी दिए गए वाक्यों का अनुवाद आप किस में करने वाले हो? हिंदी में करने वाले हो। ये कहाँ पर लिखने वाले हो? आप आपकी हिंदी क्लास वर्क में लिखने वाले हो। जैसे हमने अभी मराठी का हिंदी में अनुवाद लेखन किया, वैसे भी ये भी आ सकता है कि इंग्लिश का पैराग्राफ दिया जाए और वो इंग्लिश का पैराग्राफ को आपको हिंदी में अनुवाद करना
हो सकता है। आपके स्क्रीन पर यहाँ पर देखो, आपको इंग्लिश में पैराग्राफ दिया गया है। 15 अगस्त 1947 इन इंडिया हैज़ बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट डे इन द हिस्ट्री. It was a luckiest day of year 1947 when India became independence after lots of struggles and sacrifices of the Indian freedom fighter. We won freedom after efforts. When India got its independence, Pandit Jawaharlal Nehru was chosen as the first PM by people of India. ये समझो पैराग्राफ दिया गया है, तो इसका अनुवाद किस प्रकार होगा? 15 अगस्त 1947 भारतीय इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन बन गया है। 1947 का यह सबसे भाग्यशाली दिन था जब भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के कड़े संघर्ष और बलिदान के बाद भारत स्वतंत्र हुआ। हमने कठिन संघर्ष के बाद स्वतंत्रता पाई। जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो भारत की जनता ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को अपना पहला प्रधानमंत्री चुना था। यहाँ पर देखो, हमने जो ऊपर के वाक्य है 15 अगस्त 1947, यहाँ पर 15 अगस्त 1947, ठीक है। इस प्रकार हमने क्या किया है, इसका अनुवाद हिंदी में किया है। तो ये जो अनुवाद आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये अनुवाद आपको कहाँ पर लिखना है? आपकी कंपो बुक जो है, हमने जिसमें निबंध लिखे हैं, पत्र लेखन लिखा है, कहानी लेखन लिखा है, उसमें आपको क्या करना है, यह अनुवाद लेखन लिख लेना है, ठीक है। ये इंग्लिश में है आपके सामने, और ये इंग्लिश का लिखकर हो जाने के बाद अनुवाद करके ऐसे आपको लिखना है, और ये आपका हिंदी में अनुवाद है जो है वो आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। समझ में आया? कहाँ पर लिखने वाले हो? जो मराठी का हिंदी में करना है वो क्लास वर्क में लिखने वाले हो आप, हिंदी क्लास वर्क। और जो इंग्लिश का हिंदी में करने वाले हो वो किस में लिखने वाले हो आप? तो आपकी जो कंपो बुक है जिसमें हमने पत्र लेखन लिखा है, निबंध लेखन लिखा है, उस कंपो बुक में आपको ये लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपके स्क्रीन पर ये जो देखो, और एक इंग्लिश का पैराग्राफ है 15 अगस्त का, तो लिखना ही है। और उसके बाद ये जो और एक पैराग्राफ आपके स्क्रीन पर है, ये प्रैक्टिस के तौर पर आपको आपके कंपो बुक में ही लिखना है। यानी कंपो बुक में आपके 2 अनुवाद लेखन आएंगे जो मैंने दिखाया हुआ वो, और ये जो दूसरा है आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, ये इसका भी आपको क्या करना है, हिंदी में अनुवाद लेखन करना है। इसी प्रकार करोगे, ये सारा इंग्लिश में आप लिख लोगे और उसके नीचे ही अनुवाद करके उसका इन सारे सेंटेंस का हिंदी में क्या अनुवाद होता है वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो आज के लिए हम यहीं पे रुकते हैं। उम्मीद करती हूँ सब समझ में आ गया होगा। आप क्या क्या लिखने वाले हो, होमवर्क क्या क्या है आपको, तो प्रस्तावना, शब्दार्थ, मुहावरा, उसके बाद जो टेक्स्ट बुक के नीचे क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं वो, उसके बाद स्वमत अभिव्यक्ति के 4 सवाल मैंने आपको दिए हैं वो लिखना है। मराठी का हिंदी में अनुवाद के 4 एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाए हैं, वो आप क्लास वर्क में, इतना सारा आप किस में लिखने वाले हो, आपकी हिंदी क्लास वर्क में लिखने वाले हो। और जो इंग्लिश का हिंदी में अनुवाद 15 अगस्त का दिखाया था वो आपके हिंदी कंपो बुक में, और ये दिवाली का भी आपके हिंदी कंपो बुक में आप लिखने वाले हो। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। टाइम टू टाइम आपके नोटबुक कंप्लीट कीजिए क्योंकि वो करेक्शन होने वाले हैं। तो आज के लिए हम यहीं पे रुकते हैं। धन्यवाद।